हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर थर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हम अब तक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ चुके हैं। अब हमारा इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट होता है। इस चैप्टर में हमने देखा है कि एटम क्या होता है। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मैटर की। एटम का जो डिस्क्रिप्शन है वो किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। अब जो है जैसे हम कोई भी मार्केट में कोई वेजिटेबल या फ्रूट्स लेने जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं? वेट करते हैं, मेजर करते हैं। अब वो क्या है? विजिबल है, इजीली हम फिजिकली उनको टच कर सकते हैं, तो उनको मेजर करना आसान होता है, हम इजीली उनको वे कर सकते हैं। लेकिन एटम्स जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ये एटम के बारे में जॉन डाल्टन ने हमें बताया था कि एटम्स जो हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं। अगर वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं और स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर की, तो हम उनको ना टच कर सकते हैं, ना ही हम फिजिकली उनको फील कर सकते हैं, ना ही उनको हम इजीली से वे कर पाएंगे। तो उनको वे करने के लिए हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? रेफरेंस लिया। स्टार्टिंग में साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन को एक रेफरेंस लिया और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो है वेट को मेजर करने की कोशिश करी एटम्स के। उसके बाद लेकिन वो मेजरमेंट जो थी वो एक्यूरेट नहीं आ रही थी, कुछ एलिमेंट्स के लिए, कुछ एटम्स के लिए। उसके बाद ऑक्सीजन को रेफरेंस माना गया। जब ऑक्सीजन को रेफरेंस माना गया तो ऑक्सीजन को रेफरेंस मानने के टाइम पर बोला गया कि जब भी हम किसी एटम का कोई मास निकाल रहे हैं तो वो जो मास है वो 1/16 पार्ट होगा ऑक्सीजन एटम की। ऑक्सीजन एटम के मास का 1/16 पार्ट बोला गया किसको? किसी भी एटम के एटॉमिक मास को। ये जो ऑक्सीजन को रेफरेंस माना था, इसके दो रीजन थे। सबसे पहला तो कि जो ऑक्सीजन है वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना रही थी, तो उन कंपाउंड्स को जो एटम्स से मिलकर बने थे उन एटम्स का वे करना और टोटल में कंपाउंड का वे करना इजी हो रहा था वहां से। तो ऑक्सीजन को रेफरेंस माना गया था क्योंकि ऑक्सीजन जो है बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड बना रही थी। दूसरा इसका रीजन क्या है कि जब यहाँ से एटॉमिक मास निकाले गए बहुत सारे एटम्स के ऑक्सीजन को रेफरेंस मान के, तब जो एटॉमिक मास आए हमारे पास वो होल नंबर में आए, ठीक है। यानी कि वो फ्रैक्शंस नहीं आए, होल नंबर्स में आए, तो उनको लर्न करना भी इजी था और वो क्या थे? रिस्पेक्ट में आ रहे थे एटम्स के। लेकिन कुछ जगह ये फेल था ऑक्सीजन को रेफरेंस मानना। आज जो हम रेफरेंस यूज करते हैं एटम्स का मास मेजर करने के लिए, वो हम यूज करते हैं कार्बन को। कार्बन में भी हम कार्बन 12 आइसोटोप यूज करते हैं। कार्बन 12 आइसोटोप के बारे में हमने कल थोड़ा सा देखा था जब हम ड्रॉबैक्स कर रहे थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। तो उसमें हमने बोला था कि ऐसे एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो है सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, ठीक है। यानी कि सेम एलिमेंट्स के भी डिफरेंट एटॉमिक मास हो सकते हैं, वेट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कार्बन के हमारे पास कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है, ठीक है। इस तरीके से आइसोटोप्स होते हैं इनके, ठीक है। तो कार्बन 12 को रेफरेंस माना गया था उस टाइम पे, और आज भी हम इसी का यूज करते हैं। कार्बन 12 को रेफरेंस मान के हम एटॉमिक मास निकालते हैं किसी भी एटम के लिए। तो अब तक हमने क्या देखा इसमें कि जो एटॉमिक मास अगर हमें निकालना है, एटम क्या है? इंडिविजिबल पार्टिकल है और वो उसको हम टच भी नहीं कर सकते, ना ही हम देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो उसका जो है वेट निकालना थोड़ा मुश्किल था, तो उसका वेट निकालने के लिए रेफरेंस लिए गए। सबसे पहले हाइड्रोजन को रेफरेंस माना गया। हाइड्रोजन को जब रेफरेंस माना तो वहां पर फ्रैक्शंस में आ रहे थे, पॉइंट्स में वैल्यू आ रही थी, जैसे 0.23 समथिंग, ऐसे 10⁻⁻23, यानी कि पॉइंट्स में वैल्यू आ रही थी, ठीक है। वो वैल्यू जो थी होल नंबर्स नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब ऑक्सीजन को रेफरेंस माना तो उस टाइम पर जो वैल्यू आ रही थी वो होल नंबर वैल्यू आ रही थी, और होल वैल्यू नंबर को लर्न करना बहुत इजी होता है। फिर उसके बाद लास्ट क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी आ रही थी, लेकिन फाइनली आज हम जो यूज करते हैं, हम कार्बन 12 आइसोटोप यूज करते हैं एटॉमिक मास मेजर करने के लिए। तो एटॉमिक मास मेजर करने के लिए कार्बन 12 को यूज करते हैं। तो क्या डिफाइन किया गया यहाँ पर? यहाँ पर बोला गया कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट is equal to 1/12th part of carbon
12 एटम। जो कार्बन 12 का एटम होता है उसका 1/12 पार्ट होता है एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट इसके इक्वल होता है 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम। इस बात का क्या मतलब है कि एटॉमिक मास यूनिट 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम के इक्वल कैसे हैं, इसको मेजर करने के लिए हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं। फ्रैक्शंस में कैसे होता है, मान लो हमारे पास ये कोई सर्कुलर चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, हम इसको जो है डिवाइड कर लेते हैं। हमने इसके 12 पार्ट्स बना दिए हैं इसे। इस तरीके से हम पार्ट्स बनाएंगे और इन पार्ट्स में से अगर मैं कोई भी एक छोटा सा पार्ट उठाता हूं, टोटल पार्ट्स काउंट करते हैं पहले कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड एक और पार्ट हम बना रहे हैं यहाँ पर 12। टोटल 12 पार्ट है। उन 12 पार्ट में से हम कोई भी एक पार्ट उठा रहे हैं, ठीक है, तो उन 12 पार्ट में से जब भी हम एक पार्ट निकालेंगे यानी कि उसका अगर हम वे करना चाहेंगे, यहाँ पर हम नंबर्स के टर्म में कर रहे हैं, तो टोटल पार्ट कितने हैं 12, उसमें से हम काउंट किसको कर रहे हैं 1 पार्ट को, यानी कि ये हमें 1/12 पार्ट दे रहा है अगर हम एक छोटे चीज की बात कर रहे हैं। ऐसे जब हम एटम्स के मास की बात करते हैं तो जो कार्बन 12 आइसोटोप है उसका हम 1/12 पार्ट लेते हैं, ठीक है, वो एक एटम के इक्वल होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। इस तरीके से हम मेजर करते हैं किसी भी एटम का एटॉमिक मास। अब देखते हैं हमें कि ये एटॉमिक मास हमें कार्बन के लिए अगर हमें निकालना हो एक एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होगी वो हम निकालते हैं। जैसे हम नॉर्मल वेट के लिए यूनिट्स यूज करते हैं ग्राम, किलोग्राम, ऐसे ही हमारे जो एटम्स हैं उनके मास के लिए हम यूज करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम लिखते हैं एटॉमिक से हम ए उठाते हैं, मास से हम एम उठाते हैं और यूनिट से हम यू उठाते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट 1 इसको हम बोलते हैं AMU, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल वेट्स के लिए किलोग्राम या ग्राम का यूज करते हैं, ऐसे एटम्स के वेट के लिए हम एटॉमिक मास यूनिट का यूज करते हैं, इसको हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आजकल जो है सिर्फ म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास का मतलब क्या है, हमने क्या है रिस्पेक्ट में निकाला है तो उसके लिए इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, यू से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम कार्बन की बात कर रहे थे। कार्बन के लिए अगर हमें निकालना हो कि 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल है तो वो कैसे निकालेंगे। हमने बोला कि एक एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। जो कार्बन 12 आइसोटोप है उस एटम का उसका 1/12 पार्ट जो होता है वो 1 एटॉमिक मास के इक्वल होता है। 1/12 ऑफ कार्बन एटम का जो मास होगा ना, एक्चुअल मास, जो भी एटम है उसका एक्चुअल मास मेजर किया गया इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से। इंस्ट्रूमेंट जैसे हम यहाँ पर स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं तो स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से उनका एक्चुअल मास मेजर किया गया। उस एक्चुअल मास का जो 1/12 पार्ट होगा वो 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होगा। जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 जो एटम है उसका जो एक्चुअल मास है वो कितना होता है वो मेजर किया गया स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से, इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से। वो होता है हमारे पास 1.996 into 10⁻³ ग्राम। ये क्या होता है एक्चुअल मास होता है एक कार्बन 12 एटम का। अगर ये एक्चुअल मास है, अगर हमें मेजर करना हो इसको किसकी टर्म में, एटॉमिक यूनिट की टर्म में, हम बोल रहे हैं 1 एटॉमिक यूनिट किसके इक्वल है 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 के एटॉमिक मास के। अब एटम ये जो एक्चुअल मास है कार्बन 12 का कितना है 1.996 into 10⁻23 ग्राम, यानी कि 1 एटॉमिक यूनिट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो ये एक्चुअल मास है कार्बन एटम का, हम लिखते हैं यहाँ पर एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइड बाय 12, क्योंकि हमने क्या बोला है
1/12 पार्ट ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ द कार्बन एटम, वो किसके इक्वल है, 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल है। तो यहाँ से जो एक्चुअल मास ऑफ कार्बन एटम है वो कितना है, 1.996 into 10 raised to power minus 23 ग्राम। अब ये 10 raised to power minus 23 ग्राम क्या कहता है, कितना कम वैल्यू है ये एक एटम की, कार्बन 12 के एटम की कितनी कम वैल्यू है, क्योंकि वो हमने बोला स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर की और वो इनडिविजिबल भी है, ये जॉन डाल्टन ने बताया था। तो ये एटॉमिक वेट जब उसका एक्चुअली में निकाला गया तो ये देखा गया कि 10 raised to power minus 23 ग्राम, यानी कि बहुत ही कम यूनिट है इसकी, बहुत ही कम वैल्यू है, बहुत ही कम मास होता है। तो इसका हमने क्या निकालना है, 1 एटॉमिक मास यूनिट निकालनी है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.996 into 10 raised to power minus 23 ग्राम डिवाइड बाय 12 से इसको डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ से कर रहे हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता है 1.66 into 10 raised to power minus 24 ग्राम। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। जब हम कैलकुलेटर से मैं आपका कैलकुलेट करने का इजी वे बताता हूँ आपको। आप क्या करना है इसमें, जो हमारा ये 10 raised to power minus 23 है इसको तो आप एज इट इज रखना, तो मैंने रख लिया, मैं इधर कर रहा हूँ इसको कि 10 raised to power minus 23 एज इट इज रखा। जब मैं इसको 1.996 डिवाइड बाय 12, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आती है वो आएगी हमारे पास 0.166 into 10 raised to power minus 23। ठीक है, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, 166 डिवाइड बाय, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 1 2 3 zeros यहाँ पे आएंगी और ये 10 raised to power minus 23 आ जाएगा। अब इसको मेरे को क्या लिखना है 1.66, तो वो लिखने के लिए क्या ये लिखा जा सकता है 1.66 डिवाइड बाय 10 into 10 raised to power minus 23, और इसको हम लिख सकते हैं 1.66, ये जो 10 नीचे डिवाइड में ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाकर के 10 raised to power minus 24 बना देगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो फाइनली जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है वो किसके इक्वल आती है 1.66 into 10 raised to power minus 24 ग्राम। अब हम क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। अब हम एटॉमिक मास यूनिट निकालते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। हमने क्या याद रखना है कि कोई भी एटॉमिक मास यूनिट निकालनी है, हम जिस भी एटम के लिए निकाल रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट, वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल टू होगी एक्चुअल मास ऑफ दैट एटम, एक्चुअल मास ऑफ द एटम, जिस एटम के लिए हम एटॉमिक मास यूनिट निकाल रहे हैं उस एटम का ही हमें एक्चुअल मास लेना है और उसको डिवाइड कर देना है किससे 1/12 है, एक सेकंड, 1 डिवाइड बाय 12 पार्ट ऑफ एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम। जो कार्बन 12 एटम है उसके एक्चुअल मास का 1/12 पार्ट लेना है नीचे डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में हमने लेना है एक्चुअल मास ऑफ द एटम, किस एटम का जिसके लिए हम एटॉमिक मास यूनिट निकाल रहे हैं। ठीक है, हम जैसे हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं तो हाइड्रोजन के लिए हमें क्या चाहिएगा, एक्चुअल मास चाहिएगा। तो एक्चुअल मास कितना होता है हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन एटम का एक्चुअल मास होता है 1.67 into 10 raised to power minus 24 ग्राम। ठीक है, ऐसे फिर हमें क्या निकालना है 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हम क्या लिखेंगे एक्चुअल मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का एक्चुअल मास कितना है यह भी बताया 1.67 into 10 raised to power minus 24 ग्राम डिवाइड बाय 1/12 of the actual mass of the carbon 12 atom। हमने क्या निकाला था, अभी निकाला था 1/12 जो होता है एक्चुअल मास ऑफ कार्बन एटम का कितना होता है, हमने अभी निकाला था वो होता है 1.66 into 10 raised to power minus 24 ग्राम। ठीक है, तो ये हम अगर इनको डिवाइड करते हैं ये भी क्या है ये 10 raised to power minus 24 10 raised to power minus 24 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर ये 1.67 ये 1.66 ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1.6 डिवाइड बाय 1.6 के, और ये भी करके कितना आ जाएगा 1। तो हाइड्रोजन एटम का जो 1 एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 1।
ठीक है, तो हमने एटॉमिक मास निकाला किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। ऐसे ही हम निकालने की कोशिश करते हैं ऑक्सीजन के लिए। एक एग्जांपल और करते हैं हम ऑक्सीजन के लिए। अब ऑक्सीजन का जो हमें एटॉमिक मास निकालना है तो हमें क्या चाहिएगा, उसमें भी एक्चुअल मास चाहिएगा ऑक्सीजन का, वो हम जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से मेजर करके निकालते हैं। तो एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम का जो एक्चुअल मास होता है वो कितना होता है, 2.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक्चुअल मास होता है किसका, ऑक्सीजन एटम का। हमें क्या निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है ऑक्सीजन के लिए। जो एटॉमिक मास होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्चुअल मास लिखेंगे यहाँ पर, एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का एक्चुअल मास डिवाइड बाय 1/12 पार्ट ऑफ एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम के लिए निकालेंगे तो वो कितना है, ये वाली चीज तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये कितनी होती है, 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। और ऑक्सीजन का एक्चुअल मास हमें लिखना है वो कितना है, 2.66 into 10⁻⁻25 ग्राम, इसमें 25, ठीक है। जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है हमारे पास 0.16 into 10⁻⁻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 ⁻
-1। देखिए एक बार 16/100 नहीं होता तो 16 आना चाहिए ना। 16 कितना आएगा जब पूरा 10 की पावर 2 बचेगा ना, तभी क्या होगा 10 की -25 है, 10 की -24 है, 10 की 1 कितना बचेगा, तो ये 1.6 बचेगा ना, माइनस का बचेगा वो 10 में है ना। कट तो कर देना। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 क्यू है ना, तो 1 क्यू में इतने 16 में 16 मल्टीप्लाई कर दे, वो नहीं निकालना है। तो हम जब डिवाइड करेंगे 2.66 into 10⁻⁻25 ग्राम डिवाइड बाय 1.66 into 10⁻⁻25 ग्राम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। तो ऑक्सीजन के लिए जो हमने एटॉमिक मास निकाला वो कितना आया है 16, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं एटॉमिक मास डिफरेंट एटम्स के। तो हमने क्या रेफरेंस लिया है, एक कार्बन एटम को हमने रेफरेंस दिया है और उसके 1/12 पार्ट को हमने क्या माना है, एक एटॉमिक मास यूनिट माना है, ठीक है। तो ये जब हमने रेशो में निकाला है तो इस मास को हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हम रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन देखते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देख लिया, तब हम डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज द एवरेज मास। एवरेज का मतलब क्या होता है, रेशो होता है, ठीक है। एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो हमें क्या है, एक रिलेटिव मास निकालना। रिलेटिव का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में जब हम निकालते हैं, और यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, कार्बन एटम के 1/12 पार्ट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। यानी कि इस डेफिनेशन की मैथमेटिकल फॉर्म क्या हमने लिखी थी कि एक्चुअल मास जो हम लिख रहे हैं किसी भी एटम का, एक्चुअल मास ऑफ द एटम, जिस भी एटम की हम बात कर रहे हैं उसी एटम का हमें एक्चुअल मास लेना है और उसको डिवाइड कर देना है किससे, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम।
जो कार्बन 12 एटम है उसके 1/12 पार्ट से हमने डिवाइड कर देना है एक्चुअल मास को एटम के, ठीक है। तो हम वहां से क्या निकाल लेते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो हमें रेफरेंस लेकर निकालना पड़ता है, तो इस तरीके से हम एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। इनके लिए हमें क्या है, सिंबल याद होने चाहिए एटम्स के, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास उन सबके सिंबल याद होने चाहिए, और उनका फिर हम क्या है कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में हम एक्चुअल मास से के साथ डिवाइड करके वहां पर क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। और इसका हमने पीछे किया था इसको एग्जांपल के थ्रू हमने इनको सोल्व करके देखा था। एग्जांपल हमने हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का ऐसे सोल्व करे थे। इस तरीके से हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के मास निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर का, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स जो है बहुत सारे एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एटम्स को क्या आगे डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन मॉलिक्यूल को हम डिवाइड कर सकते हैं एटम्स में। ये जॉन टार्टन ने बताया था कि मॉलिक्यूल्स जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। तो अब हम मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन देखते हैं। मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड as the group of two or more atoms that are chemically bonded together and tightly held by attractive forces। यानी कि एक मॉलिक्यूल जो होता है वो ग्रुप होता है दो या दो से ज्यादा एटम्स का, और वो एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड होते हैं एंड टाइटली हेल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस से। जैसे कि हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है, वन हाइड्रोजन एटम एंड अनदर हाइड्रोजन एटम। ये दोनों एटम जो है मिलकर के क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये जो दोनों एटम्स हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड होते हैं और एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस से ये जुड़े होते हैं। इस मॉलिक्यूल को हम लिखते हैं सिंबॉलिकली H2 से। ऐसे ही मॉलिक्यूल O2, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे इसमें। ऐसे ही HCl हो गया, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से मॉलिक्यूल जो होता है ग्रुप होता है दो या दो से ज्यादा एटम्स का। जैसे ये सभी जो है दो दो एटम्स के एग्जांपल हैं जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास होता है मीथेन, जिसको हम CH4 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें टोटल 5 एटम्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। और वो मॉलिक्यूल जो है केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से और टाइटली हेल्ड होते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस से। जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं फ्रीली। मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जबकि एटम जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब एटॉमिसिटी देखते हैं क्या होती है। द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है, जितने भी नंबर हैं इस एटम्स के मॉलिक्यूल के अंदर उन सभी एटम्स के को हम बोलते हैं कि वो एटॉमिसिटी होगी। जैसे कि कोई मॉलिक्यूल हमने लिया हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम है इसमें, ये दोनों एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं H2। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 1 and 1 2 एटम्स। तो हम इसकी जो एटॉमिसिटी है वो कितनी होगी, 2। तो इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे डायएटॉमिक। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए हमने O2 मॉलिक्यूल लिया, इसमें भी टोटल कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। तो इसकी एटॉमिसिटी भी कितनी होगी, 2। तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, डायएटॉमिक। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करते हुए हम एटॉमिसिटी डिफाइन करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास दो एटम्स अगर हैं तो हम उसको बोलते हैं डायएटॉमिक। अभी देखते हैं, अगर दो एटम्स कंबाइन है किसी मॉलिक्यूल में तो हम उसको बोलेंगे डायएटॉमिक। अगर 3 मॉलिक्यूल्स हैं ट्राइएटॉमिक। अगर 3 से ज्यादा है तो हम उनको बोल देते हैं पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक एग्जांपल्स के लिए डायएटॉमिक के एग्जांपल हमारे पास हो जाते हैं H2, O2, H2, O2 एक्सेट्रा, ठीक है। ट्राइएटॉमिक के लिए 3 ऑक्सीजन एटम मिलकर के हमारे पास ओजोन बनाते हैं। तो ओजोन क्या है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें कितने टोटल एटम हैं, 3। तो वो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। पॉलीएटॉमिक में
3 से ज्यादा, जैसे मीथेन आ गया, CH4 लिखते हैं, S8 बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो ये हम एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स जितने होते हैं किसी मॉलिक्यूल में, तो हम उसको एटॉमिसिटी बोलते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, और एटॉमिसिटी क्या होती है, जितने नंबर ऑफ एटम्स उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वो होती है एटॉमिसिटी। आप सभी इन लेक्चर्स को सीरियसली देखिए और अपना सिलेबस कवर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।